नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इकाई योजना बनाई, यूनिट प्लान बनाया। आज हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, क्या होती है ये। तो नाम से स्पष्ट है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी से और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल काइनेटिक से, रासायनिक ऊष्मा से। तो जहां पर विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा या रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, ये से होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अंत परिवर्तन होता है इन दोनों का, उनका अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा का कहा जाता है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की परिभाषा पूछे तो इसकी इस प्रकार की परिभाषा होगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा या रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे विद्युत रसायन कहता है। ये विद्युत रसायन की परिभाषा हो गई कि किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिससे विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा या रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। अब ये जो परिवर्तन होते हैं जिसके माध्यम से होते हैं, तो अगली परिभाषा बनती है जिसके माध्यम से होते हैं उस उपकरण को पढ़ा जाता है सेल। तो अगली परिभाषा बनती है सेल किसे कहता है। तो जिस उपकरण के द्वारा इन ऊष्माओं का अंत परिवर्तन किया जाता है उस उपकरण को, उस युक्ति को सेल पढ़ा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। तो आप ये कह सकते हो वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा और रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है, उसे सेल कहते हैं। जिस युक्ति के द्वारा विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा एवं रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है उसे सेल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जो सेल है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। दो प्रकार के हैं। पहला है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा प्रकार है इसका विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल।
अगर इनमें होने वाले परिवर्तनों की बात करें तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि इसमें रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है। इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके द्वारा रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाता है। विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है। विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अगर इस सेल की खोज की बात करें कि इस सेल की खोज किसने की, जिसके नाम पर इसको गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल भी कहते हैं, तो इसकी खोज की थी गैल्वेनी और वोल्टा ने। गैल्वेनी और वोल्टा ने की। इनके नाम पर इन सेल का एक नाम और भी है, गैल्वेनिक सेल भी पढ़ता है और वोल्टीय सेल भी पढ़ा जाता है। दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा, तो इसको क्या पढ़ लेंगे, इसके द्वारा विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा का निर्माण होता है। रासायनिक ऊष्मा का निर्माण होता है। इसके द्वारा विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। एक बार देखना, ये केवल परिभाषा सामान्य जानकारी है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी। मीन्स विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा और रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा, इन अंतर परिवर्तनों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। दूसरी बात, ये परिवर्तन जिसके माध्यम से होता है, जिसके द्वारा ये परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन करने वाले उपकरण को, उस परिवर्तन करने वाले युक्ति को सेल पढ़ा जाता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा या रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा में परिवर्तन होता है, जिस युक्ति के द्वारा ये परिवर्तन होता है उस युक्ति को कहा जाता है सेल। और ये सेल है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विद्युत रासायनिक सेल, जहां से रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है, और इसकी खोज गैल्वेनी और वोल्टा ने की, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल भी कहता है, पूछा जाता है, महत्वपूर्ण बात है। फिर विद्युत अपघटनी सेल, इसमें क्या होगा, विद्युत ऊष्मा से रासायनिक ऊष्मा का निर्माण होगा, विद्युत ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक पदार्थ निक्षेपित होगा। ये तो हुई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके अंतर्गत आने वाले दो सेल, एक विद्युत रासायनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल। अब हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं विद्युत रासायनिक सेल। बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं कि इसमें रासायनिक ऊष्मा से किस में बदला जाएगा, विद्युत ऊष्मा में बदला जाएगा। तो इसकी परिभाषा के तौर पर तो आप ये लिख सकते हो, वह सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊष्मा को विद्युत ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल, या आप ये कह सकते हो गैल्वेनिक सेल, या इसको वोल्टीय सेल भी कह सकते हो, वोल्टीय सेल कहता है। अगर आपसे ये कहा जाए विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल क्यों कहते हैं, तो अभी हमने पीछे देखा कि विद्युत रासायनिक सेल की खोज किसने की थी, गैल्वेनी और वोल्टा ने की,
इसलिए उनके नाम के आधार पर इनको गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल भी कहते हैं। तो परिभाषा पूछे 1 नंबर की, गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, तो परिभाषा क्या होगी, वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊष्मा को विद्युत ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है, उस युक्ति को गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब इस सेल की विशेषता क्या होती है, तो वो देखना 1 बाय 1 करके। सबसे पहला, इसमें 2 अर्ध सेल होता है, इसमें 2 अर्ध सेल होता है, अर्ध सेल होता है। सबसे पहली बात, 2 अर्ध सेल होगा, इनमें होगा क्या, तो इनमें धातु की छड़ और धातु विलयन होता है। एक बीकर के अंदर धातु की छड़ होगी और उसी धातु का होगा विलयन। फिर जो प्रथम अर्ध सेल होता है, प्रथम अर्ध सेल, इस प्रथम अर्ध सेल को कहा जाता है एनोड। प्रथम अर्ध सेल को क्या कहते हैं, एनोड। जो ये एनोड होता है, इस एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जहां पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, एनोड। दूसरा नंबर 2, द्वितीय अर्ध सेल, द्वितीय अर्ध सेल। द्वितीय अर्ध सेल किसे कहेंगे, द्वितीय अर्ध सेल होगा उसे कैथोड कहेंगे। और कैथोड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। ये तो 2 अर्ध सेल हुए। कितने अर्ध सेल होते हैं, 2। दोनों अर्ध सेलों में होगा क्या, धातु की छड़ और धातु विलयन। प्रथम अर्ध सेल होगा, उसको क्या पढ़ोगे, एनोड। क्यों पढ़ोगे, क्योंकि वहां अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण। द्वितीय अर्ध सेल को क्या पढ़ोगे, कैथोड। क्यों पढ़ोगे, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। अब उसके बाद में क्या होता है, दोनों छड़ों को मींस इलेक्ट्रोड को, छड़ कह दो चाहे इलेक्ट्रोड कह दो, धातु तार से जोड़ा जाता है, धातु तार से जोड़ा जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ेंगे, धातु के तार से। पूरा विलयन बनेगा नहीं, कब बनेगा, जब दोनों विलयनों को भी जोड़ोगे। और दोनों विलयनों को लवण सेतु से जोड़ा जाता है। दोनों विलयनों को किससे जोड़ा जाता है, लवण सेतु से। लवण सेतु यू आकार की नलिका होती है, लवण सेतु यू आकार की नलिका होती है, जिसके अंदर सांद्र KCl या KNO3 का विलयन भरा होता है। लवण सेतु यू आकार की नलिका होती है, जिसके अंदर सांद्र विलयन भरा होगा। ये जो लवण सेतु है, इस लवण सेतु का कार्य है विलयन की उदासीनता बनाए रखना, विलयन की उदासीनता बनाए रखना। जो विलयन है उस विलयन की उदासीनता को बनाए रखना। तो अब इसकी डायग्राम बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। तो संरचना बनाने से पहले आपकी ये जानकारी होना चाहिए कि जो विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल होगा, पहली बात उसमें कितने अर्ध सेल होंगे, 2 अर्ध सेल होंगे। अर्ध सेल में होगा क्या, धातु की छड़ और उसी धातु का विलयन होगा। प्रथम अर्ध सेल होगा, वो किसका कार्य करेगा, एनोड का, क्योंकि वहां अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण होगी। द्वितीय अर्ध सेल किसका कार्य करेगा, कैथोड का, वहां पर अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। तो प्रथम द्वितीय, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। अब दोनों को जोड़ना, दोनों को जोड़ने के लिए, छड़ को या इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए किसको काम में लेंगे, धातु के तार को। और विलयन को जोड़ने के लिए किसको काम में लेंगे, लवण सेतु को। और लवण सेतु का कार्य क्या है, लवण सेतु का कार्य होता है दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखना। लवण सेतु के अंदर विलयन कौन सा भरा होता है, लवण सेतु के अंदर सांद्र KCl या KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट का विलयन भरा होता है। अब हम इस विद्युत रासायनिक सेल का डायग्राम बनाते हैं, क्रियाविधि देखते हैं किस प्रकार की होती है। तो ये देखो, ये तो हुआ प्रथम अर्ध सेल,
प्रथम अर्ध सेल, ये हुआ द्वितीय अर्ध सेल, द्वितीय अर्ध सेल। दो अर्ध सेल होता है, एक प्रथम अर्ध सेल और एक द्वितीय अर्ध सेल, दोनों अर्ध सेल हो गए। ये प्रथम अर्ध सेल है, और ये द्वितीय अर्ध सेल है। जैसा कि हमने देखा, प्रथम अर्ध सेल है वो किसके रूप में प्रयुक्त होगा? एनोड के रूप में। अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। द्वितीय अर्ध सेल है वो किसके रूप में प्रयुक्त होगा? कैथोड के रूप में। अभिक्रिया कौन सी होगी? अपचय। ये तो हमने मान से देख लिया। अब अर्ध सेल में होता क्या है कि अर्ध सेल में एक होती है धातु की छड़ और उसी धातु का होता है विलयन। जैसे मान लिया कि ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये डेनियल सेल का है, ये जो विद्युत रासायनिक सेल है वो कौन सा सेल है? डेनियल सेल है। डेनियल सेल का फोटो बनाता है। तो डेनियल सेल में प्रथम अर्ध सेल के रूप में जो धातु की छड़ होती है वो कॉपर धातु की छड़ होती है। प्रथम अर्ध सेल में जो छड़ होती है वो किसकी बनी होती है? प्रथम अर्ध सेल में जो छड़ बनी होती है वो किसकी होती है? जिंक की। प्रथम अर्ध सेल में जो जिस धातु की छड़ होती है वो होती है जिंक की। जिस धातु की छड़ होगी उसी का विलयन होगा। तो यहाँ पर विलयन किसका होगा? जिंक सल्फेट का। यहाँ पर विलयन लिया जाएगा वो किसका होगा? ये विलयन ले लिया जिंक सल्फेट का। ZnSO4 का क्या होगा? विलयन। ओके। द्वितीय अर्ध सेल में जो छड़ होगी वो किसकी होगी? कॉपर की। यहां पर छड़ होगी वो किसकी होगी? कॉपर की। कॉपर की छड़। और विलयन किसका होगा? कॉपर सल्फेट का। जिस धातु की छड़ होगी उसी का विलयन होगा। तो ये इसमें विलयन बच गया। यहां पर ये विलयन है, ये विलयन किसका है? CuSO4 का विलयन है, मींस एक्वस है। ये जो प्रथम अर्ध सेल है इसका इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड किसका कार्य करेगा या किसके रूप में प्रयुक्त होगा? एनोड के रूप में। ये इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होगा वो किसके रूप में होगा? कैथोड के रूप में। तो लिख दिया, एक तो एनोड है, दूसरा क्या है? कैथोड। अब आगे में देखेंगे, प्रथम अर्ध सेल, द्वितीय अर्ध सेल दोनों बन गए। धातु की छड़, धातु विलयन आ गया। अब क्या करना है? दोनों छड़ों को जोड़ना है धातु के तार से। तो ये दोनों छड़ रही, एक तो रही जिंक की, दूसरी रही कॉपर की, पर्टिकुलर डेनियल सेल के लिए। जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ा जाता है धातु के तार से। ये धातु का तार ले लिया, बीच में आपने बल्ब लगा लिया ताकि विद्युत धारा के चालन की जानकारी हो जाए, ये ले लिया। जिससे इसको जोड़ा गया है वो किसका तार है? धातु का तार। धातु का तार। और ये जो बीच में लगा हुआ ये क्या है? बल्ब। धातु का तार और बल्ब। अब दोनों विलयनों को किससे जोड़ा जाता है? लवण सेतु से। लवण सेतु से। किससे जोड़ा गया है? लवण सेतु से। लवण सेतु एक उल्टे यू आकार की नलिका होती है, तो ये बना लिया लवण सेतु। एक उल्टे यू आकार की नलिका होती है। लवण सेतु एक उल्टे यू आकार की कांच की नलिका होती है। हो गई। इस कांच की नलिका के अंदर सांद्र विलयन भरा होता है। इस कांच की नलिका के अंदर सांद्र विलयन भरा होता है। ये आपने विलयन पढ़ दिया। इसको पढ़ोगे तो क्या? लवण सेतु। इसके अंदर विलयन कैसा भरा हुआ है? सांद्र। किसका भरा हुआ है? KCl, KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट का विलयन भरा हुआ है। इसका मुख है अगर अगर के जेल से बंद रहता है। इसका मुख है वो किससे बंद रहता है? अगर अगर के जेल से बंद रहता है। जैसे ही इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ दिया, छड़ को भी जोड़ दिया और विलयन को भी जोड़ दिया, अब ये बन गया गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल, जिसमें स्वतः संपन्न होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया मींस उपचयन अभिक्रिया की रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण होगा। कैसे होगा?
तो प्रथम अर्ध शेल को आप जानकारी के लिए ऐसे जानकारी में रख सकते हो, एलोन, एनोड पर आपको लोन लेना है, एनोड पर आपको क्या लेना है, लोन लेना है। मींस एनोड एल का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ओ का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, एन का मतलब उस छड़ पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसकी होगी, जिंक की, तो ये लिख दी, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया Zn है, वो Zn+2 में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉनों का कर देता है उत्सर्जन। ये नंबर 1 रिएक्शन। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी कि ये जिंक की छड़ है, Zn+2 के रूप में चली जाती है विलयन के रूप में, ये चली गई यहाँ पर Zn+2 के रूप में, Zn+2 के रूप में। इसमें धातु आयन समाहित होने के कारण इस विलयन पर आवेश कौन सा हो जाएगा, धनावेश होगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं छड़ पर, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन छड़ पर, 2 इलेक्ट्रॉन छड़ पर आने के कारण छड़ पर आवेश कौन सा हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। और ये देखो यहाँ से जो विलयन में छड़ है, उस छड़ का क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपघटन हो रहा है, जिंक छड़ से विलयन के अंदर जा रहा है। तो ये छड़ जो विलयन के अंदर थी, उस छड़ का धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, अपघटन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपघटन। तो आप ये कह सकते हो जो एनोड की छड़ होती है ये ऋणावेशित होती है और आकार के आधार पर कैसी होती है, पतली होती है, ऋणावेशित एवं पतली छड़ होती है या पतला इलेक्ट्रोड होता है। फिर बात करें कैथोड के लिए, कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन। कैसे होगी अपचयन की अभिक्रिया, कि यहाँ विलयन में उपस्थित है कॉपर आयन, ये कॉपर आयन, ये इलेक्ट्रॉन है इस दिशा से इस दिशा में आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण कर लेगी और कॉपर धातु के रूप में हो जाएगी अपचय। ये हो गई द्वितीय अर्ध शेल पर होने वाली अभिक्रिया। ये देखो अगर अभिक्रिया यहाँ दर्शाएं तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ उपस्थित है विलयन में Cu+2 आयन, किसका अवशोषण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का अवशोषण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में बदल जाता है, कॉपर धातु में बदल जाता है, कॉपर छड़ मतलब ठोस अवस्था में उसके रूप में बदल जाता है, मतलब इस पर किसका निक्षेपण हो जाएगा, कॉपर धातु का निक्षेपण हो जाएगा। इस पर कॉपर धातु आने के कारण इस छड़ पर आवेश कौन सा हो जाएगा, धनावेश। और क्यों हुआ, क्योंकि धातु आयन आ गया। और विलयन में कौन समाहित हो जाता है, विलयन में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, विलयन में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण विलयन में आवेश कौन सा हो जाएगा, ऋणावेश। छड़ पर आवेश कौन सा हो जाएगा, धनावेश। तो आप ये कह सकते हो ये छड़ है वो धनावेशित एवं मोटी होती है, धनावेशित एवं मोटा इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड पर धातु आयन जमा हो जाएगा, ये कॉपर जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाता है, कॉपर जमा हो जाता है। अब इससे आगे की बात करें तो देखो एनोड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के गमन की बात करें हम, इसमें इलेक्ट्रॉन के गमन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का गमन कहां से कहां होता है, तो इलेक्ट्रॉन का गमन कहां से कहां होगा, एनोड से कैथोड की ओर होगा। किसकी ओर होगा, एनोड से कैथोड की ओर। किसका गमन होगा, इलेक्ट्रॉन का गमन होगा। और हम जानते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी विपरीत दिशा में किसका प्रभाव होता है, विद्युत धारा का। तो अगर विद्युत धारा आई का गमन की बात करें, विद्युत धारा के गमन की बात करें, वो कौन से इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड की ओर होगा, कैथोड से एनोड की ओर होगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का गमन और विद्युत धारा का गमन। अब देखो एक बार इसमें ही आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया, ये लिख देते हैं। चलो, एनोड पर अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण, कैथोड पर अभिक्रिया हो गई अपचयन। दोनों को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण शेल अभिक्रिया। पूर्ण शेल अभिक्रिया, पूर्ण शेल अभिक्रिया लिखेंगे तो इस 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और अभिक्रिया क्या बन जाएगी कि जिंक है वो Cu+2 के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना लेगा, Zn+2 बना लेगा और Cu बन जाएगा। ये बन जाएगी पूर्ण शेल अभिक्रिया। और जो पूर्ण शेल अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को आप कौन सी अभिक्रिया पढ़ सकते हो, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ सकते हो। इस रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊष्मा से किसका निर्माण होता है, विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है। एक ऑक्सीकरण हो गया और एक
अपचयन हो गए। इसके बाद आगे की बात करें इसमें तो देखना, देख के वापस एक बार, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं कि जिसमें रासायनिक ऊष्मा से किसका निर्माण होता है, विद्युत ऊष्मा का निर्माण होता है। इसमें कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो इसमें कितने अर्ध सेल होते हैं, 2 अर्ध सेल होते हैं। प्रथम अर्ध जो 2 अर्ध सेल होंगे उनमें होगा क्या, धातु की छड़ और धातु विलयन होगा। प्रथम अर्ध सेल को क्या पढ़ोगे, एनोड, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। द्वितीय अर्ध सेल को क्या पढ़ोगे, कैथोड, क्यों पढ़ोगे, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन। दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ा जाता है, धातु के तार से। दोनों विलयनों को किससे जोड़ा जाता है, लवण सेतु से। लवण सेतु का कार्य क्या है, दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखना। लवण सेतु के अंदर विलयन कौन सा भरा होता है, सांद्र KCl या KNO3 का विलयन भरा होता है। लवण सेतु की नलिका का मुख किससे बंद रहता है, अगर अगर के जेल से बंद रहता है। इसके अलावा हम बात करें अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की गमन की, इलेक्ट्रॉन का गमन, तो इलेक्ट्रॉन का गमन कहां से कहां होगा, तो इलेक्ट्रॉन का गमन होगा एनोड से कैथोड की ओर। कहां से कहां होगा, एनोड से कैथोड की ओर। कहां से कहां होगा, एनोड से कैथोड की ओर। अगर इसमें बात करें विद्युत धारा का गमन, आई का गमन, तो विद्युत धारा का गमन कहां से कहां होगा, कैथोड से एनोड की ओर। कोई भी विद्युत रासायनिक सेल लोगे, उस विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का गमन होगा एनोड से कैथोड की ओर, विद्युत धारा का गमन होगा कैथोड से एनोड की ओर। इसके अलावा आपसे ये पूछ ले, पतला एवं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, एनोड का। मोटा एवं धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कैथोड का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पतला एवं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड का। मोटा एवं धनात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड का। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, सबसे पहला प्रश्न बनता किसे कहते हैं, तो जहां पर रासायनिक ऊष्मा से विद्युत ऊष्मा का निर्माण किया जाएगा, जिस सेल के द्वारा होगा उसे कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहली बात बनती है ये होता कैसा है, किस प्रकार का बनेगा विद्युत रासायनिक सेल, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण बात है। देखो सबसे पहले इसमें कितने अर्ध सेल होता है, 2 अर्ध सेल होता है। अब जो 2 अर्ध सेल होते हैं उन अर्ध सेल में क्या होता है, तो दोनों अर्ध सेल में एक तो होगी धातु की छड़, जिस धातु की छड़ होगी उसी धातु का होगा विलयन। दूसरी बात करें प्रथम अर्ध सेल होगा उसको क्या पढ़ोगे, एनोड, इसलिए एनोड पढ़ोगे क्योंकि अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। द्वितीय अर्ध सेल होगा उसको क्या पढ़ोगे, कैथोड, क्यों पढ़ोगे कैथोड, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन। ये तो 2 अर्ध सेल हुए गैल्वेनिक सेल के। अब जो दोनों अर्ध सेल है उन दोनों अर्ध सेलों में धातु की छड़ है, जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ा जाएगा, धातु के तार से। और दोनों अर्ध सेलों के जो विलयन है उन विलयनों को उल्टे यू आकार की कांच की नलिका से जोड़ा जाता है, जिसको पढ़ते हैं लवण सेतु। और लवण सेतु का कार्य होता है दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखना। इसमें इलेक्ट्रॉन का गमन देखोगे एनोड से कैथोड की ओर होगा, विद्युत धारा का गमन देखोगे कैथोड से एनोड की ओर होगा। अब इससे संबंधित डायग्राम देखें तो ये रहा डेनियल सेल, इसकी हम डिटेल में जानकारी प्राप्त की तो वो यहाँ पर लागू होगी। देखो 2 अर्ध सेल, ये प्रथम अर्ध सेल, ये द्वितीय अर्ध सेल। प्रथम अर्ध सेल में धातु की छड़ है, धातु का विलयन, जिंक की छड़ है, जिंक सल्फेट का विलयन डेनियल सेल के लिए। द्वितीय अर्ध सेल पर कॉपर की छड़ है, कॉपर सल्फेट का विलयन। प्रथम अर्ध सेल पर एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एनोड को आप याद रखने के लिए ऐसे भी पढ़ सकते हो, एनोड पर लोन ले लो, मींस एनोड है लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, नेगेटिव चार्ज होगा छड़ पर, तो ये अभिक्रिया हो गई। Zn जिंक Zn+2 में बदल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो ये थी छड़, इस छड़ में से जिंक चला गया विलयन में, इस कारण इस छड़ का हो जाएगा अपघटन, पतली हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न बनता है कौन से इलेक्ट्रोड की छड़ ऋणावेशित एवं पतली होती है, तो एनोड की छड़ ऋणावेशित एवं पतली होती है, और इसका विलयन है जिंक आयन आने के कारण कैसा होता है, धनावेशित होता है। दूसरा द्वितीय अर्ध सेल कैथोड, अभिक्रिया अपचयन होती है, विलयन में उपस्थित कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके कॉपर धातु के रूप में छड़ पर जमा हो जाता है। धातु जमा होने के कारण छड़ धनावेशित हो जाती है और आकार में मोटी हो जाती है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कौन सी छड़ धनावेशित एवं मोटी होती है, तो कैथोड की छड़ है वो धनावेशित एवं मोटी होती है, आकार बड़ा हो जाता है। अब इसमें अगली बात करें तो ये देखो अगली बात में ये प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले इस
में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल में या गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। दूसरा बनता है पूर्ण सेल अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तीसरा प्रश्न बनता है इलेक्ट्रॉन का गमन कहां से कहां होता है। चौथा गमन विद्युत धारा का गमन कहां से कहां पर होता है। पांचवा प्रश्न कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक एवं पतला होता है। अगला प्रश्न कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक एवं मोटा होता है। अगला प्रश्न बनता है इसमें लवण सेतु के अंदर कौन सा विलयन भरा होता है। लवण सेतु के अंदर सांद्र KCl KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट का विलयन भरा होता है। लवण सेतु का कार्य क्या है। लवण सेतु का कार्य दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखने का। कैसे होगा तो वो देखना। ये देखो यहाँ पर आपने देखा तो ZnSO4 था तब तो ये उदासीन था। छठ से कौन सा आयन आ गया जिंक। यहाँ पर कौन सा आयन की सांद्रता बढ़ गई Zn+2 की। तो ये लवण सेतु क्या करेगा मान लिया कि लवण सेतु KCl तो ये कौन से आयन को देगा Cl आयन को देगा। जिंक के साथ अभिक्रिया करके ये किस में बदल जाएगा ZnCl2 के रूप में ठोस के रूप में बदल जाएगा। तो ये विलयन की क्या बना लेगा उदासीनता बना लेगा जिंक को अवक्षेपित कर लेगा। यहाँ पर किसकी सांद्रता बढ़ी कि CuSO4 था तब तो ठीक। इसमें से कौन सा आयन चला गया कॉपर चला गया। तो कौन से आयन की सांद्रता बढ़ गई SO4 की। तो यहाँ पर कौन सा आयन दे देगा पोटेशियम। ये पोटेशियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा K2SO4। इस प्रकार से ये लवण की क्या बनाता है उदासीनता को बनाए रखता है। अगला प्रश्न बनता है डेनियल सेल का या विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र बनाओ। तो इस प्रकार का चित्र बनाना जिसमें संपूर्ण अभिक्रिया आपको देनी है। ये हो गया विद्युत रासायनिक सेल और उस विद्युत रासायनिक सेल में किस प्रकार की क्रिया होती है। अब इस पर अगली क्लास में हम कुछ प्रश्न और परिभाषाएं देखेंगे। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगी समझ में आई तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।